हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरेन्द्र पांडे। और आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड और उसका सीट सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CH3CH2Br प्लस NaOH एक रिएक्शन दिया हुआ है, बात कर रहा है वैसे अगर वो NaOH की बात कर रहा है एक्वस सोल्यूशन, तो हम लोग बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। और सिमिलरली अगर रेट कंपेयर कर रहा है तो यहाँ भी वो क्या बोलेगा, SN2 रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कैसे, अगर हमारे पास OH माइनस है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा बैक साइड से, ये निकल जाएगा, हिंड्रेंस कम होगा तो रेट अच्छा होगा, हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो रेट कम। तो यहाँ से देखेंगे तो K1 की वैल्यू K2 से क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत डाउट है कंसेप्ट में, वो लोग इसका कंसेप्ट एक बार देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें SN2 रिएक्शन में जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये अपने पास एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो हमको पता है कि जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है SN2 होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये हम लोगों का कि जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो तो है हैलाइड की वजह से। और दूसरी बात, उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। पहला कंडीशन पॉजिटिव चार्ज ऑन एक्सेप्टर एटम, और दूसरी बात क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वैकेंट ऑर्बिटल में क्या क्या हो सकता है, या तो वो सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकता है या तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है वो, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास सिग्मा स्टार है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच करेगा इसके पास, और जब ये ऐसा करेगा तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा हम लोगों का sp2, और यहाँ पे साथ में दो चीज़ें हो रही हैं। जैसे पहला, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से निकल रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, सॉरी, जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो इस साइड से निकल रहा है, मतलब हैलोजन की अगर बात कर लें तो वो हमारा लीविंग ग्रुप हो गया। और अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो वो इस साइड से ऐड हो रहा है, ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर है हम लोगों का, ये स्ट्रक्चर होता है प्लानर, और ये जो ग्रुप हैं ये लीनियर होने चाहिए। मतलब न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ लीनियर, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक। और ऐसा होने के लिए यहाँ पे ये जो ग्रुप्स होंगे ये स्मॉल साइज ग्रुप होने चाहिए। अगर ये ग्रुप लार्ज साइज हुए तो क्या करेंगे, इनको नॉन लीनियर कर देंगे, ठीक। और उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब SN2 बहुत अच्छे से होने वाला नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि इस कार्बन के पास हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। मतलब रेट ऑफ SN2 जो है, रेट ऑफ SN2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रेट उतना ही कम होगा। तो इसी वजह से ये अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर भी दिया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री से आप SN2 की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे तो यहाँ पे हिंड्रेंस लगभग ना के बराबर है, और यहां से जब आप आओगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल को लेके, तो यहाँ पे इतना बड़ा सा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है जो क्या करेगा, जो लिनियरिटी को ब्रेक करेगा, और जिस वजह से इसका रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा और इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉर एनर्जी प्रोफाइल फॉर गिवन रिएक्शन, फ्री एनर्जी प्रोफाइल फॉर गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कौन सा मैकेनिज्म है, SN2। और शुरू के जो 15 क्वेश्चंस हैं हमारे सीट के, वो सारे किसके हैं, SN2 के ही है ना। मतलब कि हम लोग इस लेक्चर में SN2 के प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले जो बॉन्ड था वो कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड था, और उसके बाद जो बॉन्ड बना वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना, ठीक। तो अगर हम लोग बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के।
मतलब ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो ये डिपेंड करता है साइज पे। साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा एटम का, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। ठीक, तो इस हिसाब से बात करोगे तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन में किसका साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। यानी कि यहां पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, कम, और यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, यानी कि यहां की बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ ये वीक बॉन्ड था एक तरह से, और जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो स्ट्रांग बॉन्ड था। यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी निकली, मतलब लगी, और बॉन्ड के फॉर्मेशन से मोर एनर्जी रिलीज हुई। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में ओवरऑल एनर्जी क्या हुई, ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई, ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड। और अगर ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सारे प्रोसेसेस में वैसे आपको पता है SN2 क्या होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। यहां पे प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। यहां पे भी प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, यहां क्या है, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई और ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक, तो ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझते हैं, एनर्जी प्रोफाइल को ड्रॉ कर पाते हैं। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपको नहीं पता होगी तो ये ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट, रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन गिवन इन क्वेश्चन 2 इज, कह रहा है इस क्वेश्चन में रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो भाई रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन डिसाइड होता है कहां से, RDS से। तो यहां का कुछ रेट कांस्टेंट होगा K, और हमारे RDS में एक ही स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। RDS में जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हीं के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HO माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ जो भी अपने पास CH3Br है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं कोई एक्सप्रेशन इस तरह का है। तो कंसंट्रेशन ऑफ HO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br और एक रेट कांस्टेंट आ गया अपने पास, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक, जैसे अगर अपने पास रेट की बात कर रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड, है ना। तो इसका अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। मॉलिक्यूलरिटी मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। और अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो रेट के एक्सप्रेशन में जो इनके ऊपर पावर लगेगा उसका सम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक, बाकी अगर बात करें हम लोग इसमें से किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग अगर बहुत हाई कर देते हैं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है काइनेटिक्स में, अगर किसी का भी कंसंट्रेशन हाई हो गया, जैसे इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस में हो गया, है ना, तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। NaI एसीटोन कौन सा कंडीशन हो गया, SN2 का कंडीशन हो गया। Na+I माइनस, एसीटोन मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये अगर अपने पास एसीटोन का मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरह से इसके अंदर ओरिएंटेशन होगा और कुछ इस तरह से अगर इसके अंदर ओरिएंटेशन होगा तो जो भी न्यूक्लियोफाइल अपने पास आएगा SN2 में, यूजुअली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये क्या करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अब ये जो इसका निगेटिव पार्ट है इसको रिपल करेगा, और इसको रिपल करेगा तो क्या होगा, जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी इस सॉल्वेंट में वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि रेट को क्या कर दे रहा है, ये इनहेंस कर दे रहा है ना, धक्का दे रहा है कि जाओ अटैक करो, ये मोटिवेट कर रहे हैं सब कि जाओ अटैक करो उसके ऊपर। ठीक, तो ये सॉल्वेंट का काम हो गया। बाकी अगर अटैक की बात करें हम लोग तो हमको पता है कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है। तो इन्वर्जन की बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ClBr, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली हम देखते हैं तो हमको दिख रहा है सीधे Cl, तो हो सकता है कि अटैक हम कहाँ पे सीधे करा दें, Cl के पास। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं, RX का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दिए, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है RNu+X-।
मतलब अगर इस बॉन्ड के ब्रेक होने की बात इसके आरडीएस में हो रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उतना ही कम होगा। तो वीकर बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और वीकर बॉन्ड कौन बनाएगा? लार्ज साइज वाला। तो अगर रिएक्टिविटी की हम लोग बात करेंगे, इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो RI, RBr, RCl और RF से आप उम्मीद मत करिए कि ये सब्स्टिट्यूशन शो करने वाला है ना। क्यों? क्योंकि बहुत पुअर लीविंग ग्रुप होता है ये। स्ट्रॉन्ग बेस होगा F- तो पुअर लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये हम लोगों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। मतलब अगर अपने पास RI और RCl दोनों है तो रिएक्शन कहां होगा? RBr के पास होगा, या RI होता तो उसके साथ हो जाता। तो ये I कहां अटैक करेगा? ये I इसके ऊपर अटैक करेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब सारा स्केलेटन सेम होगा, ये सारा इसमें डिफरेंस आएगा। I इस साइड में लग जाएगा, H इस साइड में लग जाएगा। तो I इस साइड में लग गया और H इस साइड में लग गया। बाकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, HCl ठीक है, HD ठीक है, ये चेंज हो गया। सॉरी, ये चेंज नहीं हुआ, इसको छोड़ देंगे। यहां पे देखेंगे तो ये चेंज हुआ है। तो HCl ठीक था, HD ठीक था, I इधर आ गया, HD और CH3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो होता क्या है, फ्लो में क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, पहले Cl मिलता है तो सीधे आंसर देते हैं। और ये तो ठीक है, थोड़ा सा बच्चा सोच लेगा, लेकिन अगर यहीं पे इसको यहां लिखा गया होता H और यहां I लिखा गया होता तो जो बच्चे बहुत जल्दी जाते हैं सॉल्व करने उसको, तो फाइनल पेपर में यहां गलत होने का चांस होता है। इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक, नेक्स्ट LiBr एसीटोन SN2 कंडीशन कह रहा है। SN2 कंडीशन कह रहा है मतलब रिएक्शन कराना ही कराना है। लेकिन आपको पता है अगर हम लोग बात करें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? F-, Cl-, Br-, I-। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर रिपल्सन, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो अगर बहुत आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो ये Br- इसके ऊपर अटैक करेगा, LiCl बनेगा। LiCl के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत अच्छा है जिस वजह से वो एसीटोन के अंदर सॉल्वेबल हो जाएगा। तो यहाँ जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक, तो थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपको रिएक्शन कराना ही कराना है। तो ये रहा अपने पास Li+ और ये रहा Br-। अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो यहां चले जाओ या तो यहां चले जाओ। और आपको अच्छे से पता है कि अगर कभी भी अपने पास विनाइल हैलाइड हो, अपने पास एराइलिक हैलाइड हो, या अपने पास 3 डिग्री का कोई हैलाइड हो, या बीटा हिंडर्ड कोई हैलाइड हो, इस तरह का कोई हैलाइड हो, या ब्रिज हेड हैलाइड हो, तो आपको पता है कि यहां पे SN2 रिएक्शन होने वाला नहीं है। मतलब अगर ये शकल सूरत दिख जाए तो यहां पे हम गलती से भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराएंगे। ठीक, सबके अपने अपने रीजन है। इस विनाइलिक और एराइलिक की बात करें तो यहां पे इनका जो है रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से इनके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और इनके अंदर अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होगा। इनकी बात करें तो हिंड्रेंस दिख ही रहा है, यहां भी हिंड्रेंस है, यहां भी हिंड्रेंस है, सेम यहां पे भी हिंड्रेंस है। और इनकी बात करेंगे जब आप लोगों का ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता था? sp2। तो जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि कभी भी ब्रिज हेड पे प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है अप टू 7-8 मेंबर्ड रिंग। तो यहां पे ब्रिज हेड पे तुरंत क्या आ जाएगा? sp2, और वो sp2 पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारे जो स्पीसीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पीसीज SN2 रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक, तो यहां से आप देखोगे Br- से पूछोगे जाओगे यहां, तो ये कहेगा नहीं जाएंगे, पहले ही हमको क्या किया गया? मना किया गया कि वहां जाना मत गलती से। तो ऑप्शन क्या अपने पास? ऑप्शन यही है कि इसके पास हम जाके अटैक करा दें। ठीक, तो Cl ही लगा रहेगा, बाकी यहां पे क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। तो डायरेक्ट आपसे आंसर देने के लिए कहा ही जा रहा है तो आप आंसर देंगे, लेकिन फिजिबिलिटी की बात करेंगे तो Br- Cl के ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। कर जाता अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता तो वो तो नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक, कोई बात नहीं, आंसर से भी अपने मतलब रखेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे। यहां पे अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने पास सिग्मा स्टार दिखाया हुआ है। अब यहां पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके पास अटैक करेगा, ये बॉन्ड मेकिंग हो जाएगा और ये हिस्सा बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा।
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर धीरे धीरे क्या होगा, सॉरी इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर धीरे धीरे घटेगा। तो ये पूरा हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ट्रांजिशन स्टेट में ये पार्ट पूरा लीनियर हो गया, ये अपना प्लेन में आ गया, ठीक। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट करेक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप निकल रहा है, तो लीविंग ग्रुप के ऊपर निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज, तो लीविंग ग्रुप पे निगेटिव, न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, लिविंग ग्रुप पे पॉजिटिव, ये कैसे हो गया, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो लिविंग ग्रुप को निकाल रहा है, तो लिविंग ग्रुप के ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, इधर ए आर बी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, नहीं कोई सिचुएशन नहीं, हमेशा ऐसा ही होगा भी। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं, तो यहाँ देखो OH माइनस है और ये Br है, तो हमको पता है कि अगर ROH प्लस Br माइनस का रिएक्शन कर दें तो क्या बन जाएगा, RBr प्लस OH माइनस, अगर कर ही दें, फिजिबल है नहीं, बात की बात है। अब तो कैसे पता चलेगा फिजिबल है कि नहीं, ये हमारे पास OH है माइनस और ये हमारे पास Br माइनस है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो ये कहाँ का है, सेकेंड पीरियड का है, और ये कहाँ का है, ये फोर्थ पीरियड का हो जाएगा। फ्लोरीन सेकेंड, क्लोरीन थर्ड और ब्रोमीन फोर्थ। तो अब एक बात बताओ, हमने बताया था कि अगर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करनी और डिफरेंट पीरियड हो तो साइज जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। तो ये मोर स्टेबल है, और अगर मोर स्टेबल है तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा या लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। तो अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, इसकी मतलब OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये Br माइनस इसके ऊपर अटैक करने वाला नहीं है। या दूसरे तरीके की बात करें, अब अगर OH माइनस की और Br माइनस की स्टेबिलिटी की बात करें, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि ये गुड लिविंग ग्रुप है और ये क्या है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो आप कह रहे हो एक गुड लिविंग ग्रुप एक पुअर लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं ना है। एक गुड लिविंग ग्रुप जो है एक पुअर लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक। आपको इसको डिस्प्लेस करना है तो इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन होने से रहा, मतलब इस तरह के रिएक्शन होने वाले नहीं है। हाँ, अगर कराना है तो OH को पुअर लिविंग ग्रुप से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, गुड लिविंग ग्रुप में, और उसके लिए अपने पास तरीका है, इसका क्या कर दिया जाए, प्रोटोनेशन कर दिया जाए, और इससे क्या होगा, ROH2 प्लस बन जाएगा। अब जो लिविंग ग्रुप आएगा H2O वो न्यूट्रल स्पीसीज है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब रिएक्शन हमारे पास हो सकता है, मतलब अगर अब कोई न्यूक्लियोफाइल आए तो ये जाने के लिए तैयार है, क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या होगा इस बार, H2O होगा। समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा अल्कोहल वाले चैप्टर में भी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ROH प्लस NaBr, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब अगर हम लोग बात करेंगे Na प्लस और Br माइनस की, किसकी बात करेंगे, Na प्लस और Br माइनस की, तो यहां पे होगा क्या, ये अपने पास ROH प्लस Br माइनस हो गया। अब अगर आप डायरेक्ट इसका अटैक कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ROH के साथ पहले H प्लस लाए, यानी कि ROH2 प्लस बनाए, अब इसके बाद Br माइनस अगर आप ला रहे हो तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा, क्योंकि आपने प्रोटोनेट करके जो पुअर लिविंग ग्रुप था OH, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया H2O में। तो ये क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप था, और ये क्या था, गुड लिविंग ग्रुप हो गया। तो अब रिएक्शन फिजिबल होगा, यानी कि ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। तो वो पॉसिबल है और ये वाला पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टाइम लेता है लेकिन आपके लिए जरूरी है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है, अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें हम लोग, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी के। अगर एनायन की स्टेबिलिटी न्यूट्रल है तब तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे अपने पास N2 है, सुपर लिविंग ग्रुप है ये, है ना, गैसियस नेचर की वजह से, तो न्यूट्रल भी है। अगर हम लोग बात करें कोई एनायनिक पार्ट का अगर क्वेश्चन आता है और उसके लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब ये क्वेश्चन कहाँ का हो गया, पूरा फिर से GOC का हो गया। एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, सेम पीरियड का एलिमेंट है, सेम एटम है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज से क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, N2 प्लस, मतलब लिविंग ग्रुप क्या है, N2। अब इसकी तो बात ही नहीं करते हैं, है ना, इसकी बात ही नहीं करते हैं। ये मतलब
कंपैरिजन से बाहर की बात है, सबसे पहले इसी को आना है। तो सबसे अच्छी लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी होगी? N2 वाले की होगी, यानी कि पहले वाले की। अब OTF और OTS की बात करें, ट्रिफ्लेट आयन और टोसाइलेट आयन, तो ट्रिफ्लेट आयन की बात करेंगे तो ये हो गया CF3 और ये हो गया हम लोगों का ट्रिफ्लेट आयन। ठीक, अब यहां पे ये 3 इक्विवेलेंट आरएस इसके बनी रहे हैं, साथ में ये सारे के सारे क्या हैं? माइनस आई ग्रुप है इतने सारे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को खूब बढ़ाएंगे। और तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें टोसाइलेट आयन की, तो ये अपने पास बन गया बेंजीन, ये SO3 हो गया, ये O- और यहाँ पे CH3। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा यहाँ से, तो इसकी स्टेबिलिटी तो थोड़ा बहुत क्या करेगा? घटाएगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें ब्रोसाइलेट आयन की, यहाँ पे SO3- और यहाँ पे Br, तो ये -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी को बढ़ाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लें नोसाइलेट आयन की, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ये तो और अच्छी बात है। ये अगर घूमते घूमते इधर आता है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को -M के थ्रू विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी को और अच्छा करेगा। यानी कि अगर बात करो तो आउट ऑफ कंपैरिजन कौन चला गया? N2। उसके बाद उससे अच्छा कौन आएगा? ट्रिफ्लेट आयन। उसके बाद कौन आएगा? नोसाइलेट आयन। उसके बाद कौन आएगा? ब्रोसाइलेट आयन। उसके बाद कौन आएगा? आपका आएगा टोसाइलेट आयन। तो ये एक जनरल ऑर्डर हो गया आप लोगों का, किसका? लिविंग ग्रुप एबिलिटी का। ये सबसे शानदार लिविंग ग्रुप हो गया आप लोगों का आउट ऑफ कंपैरिजन। ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, सुपर लिविंग ग्रुप है, और ये तीनों भी साथ में आ गए। तो ये जो भी लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, एक बार आप इसको लिख के समझ के याद कर सकते हैं। ठीक, और समझ भी सकते हैं सारा कुछ, GOC के थ्रू ही इनको समझना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन? ठीक है, देखो अगर हम लोग इस तरह के रिएक्शन की बात करें तो ये अपने पास ईथर हो गया, इसके पास लोन पेयर हो गया। सबसे पहले इसको रिएक्ट कराने के लिए प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, तो प्रोटोनेशन हमने कर दिया RORH+। अब यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और रिएक्शन होगा। खास तौर पे अगर हम लोग बात करें तो दो चीजें आ सकती हैं जो अपने सिलेबस में है, एक तो अपने पास HI आ गया और दूसरा H2O आ गया, मतलब हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है। ठीक, तो अगर बात HI की होगी तो 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर कोई कैटायन है बन रहा है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ये लिख दे रहे हैं। तो अगर 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो वहां पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1 फॉलो होगा, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा फिर रिएक्शन होगा। अगर अपने पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो 1 डिग्री के साथ क्या फॉलो होगा? SN2 फॉलो होगा। ठीक, और अगर 2 डिग्री है, 2 डिग्री के साथ HI है, HI में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल I- है, तो वो किधर की तरफ फेवर करता है? SN2 की तरफ। और अपने पास H2O है, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये किधर की तरफ भागेगा? SN1 की तरफ। ठीक, तो ये आपका छोटा सा रिवीजन था इसका। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होगा? SN1। 2 डिग्री वाला क्या होगा? डिपेंड करेगा कि H2 है कि HI है। और 1 डिग्री वाला क्या होगा? ऑलवेज SN2। और अगर एनहाइड्रस HI है तो वो ऑलवेज क्या करता है? SN2 ही शो करता है। ठीक, तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो सीट में तो उसके कॉन्सेप्ट्स को पहले क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए, फिर आगे सॉल्व करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका, सीट में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थ्योरी से ज्यादा रिवीजन प्रॉब्लम्स का होना चाहिए। ठीक, तो अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे क्या होगा फिर? अब अपने पास इस एग्जांपल की अगर बात करें OCH3 वाले की, अब ये आ गया अपने पास, इसका हम लोग करेंगे प्रोटोनेशन करेंगे तो ये बन जाएगा OCH3+, और इसके बाद किसका अटैक कराना है? हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा है, मतलब H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब देखो, अगर आप इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करते हो तो ये जो कार्बोकैटायन है, एराइलिक कार्बोकैटायन है, जो आपको पता है कि बहुत स्टेबल नहीं होता, यानी कि गलती से यहां पे आप बॉन्ड को ब्रेक करने वाले नहीं हो। ठीक, तो इधर तो बॉन्ड ब्रेक होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा किधर होगा? इधर की तरफ। और ये ग्रुप कैसा लगा हुआ है? ये ग्रुप हम लोगों का लगा हुआ है 1 डिग्री टाइप का, बहुत छोटा ग्रुप लगा हुआ है, मतलब रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन होगा हम लोगों का SN2, ये SN2 होगा।
तो ये H2O अब इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। OH लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे OH प्लस CH3OH बन जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट हो गया, मतलब इस साइड की वजह से हाइड्रोलिसिस हुआ है। अब दूसरे वाले की बात करेंगे, OPH, गजब, O इधर बेंजीन रिंग लगी हुई है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है, ये O हो गया, ये बेंजीन रिंग लग गई, ये H प्लस आ गया। अब देखो बॉन्ड इधर से भी ब्रेक होने वाला नहीं है, बॉन्ड इधर से भी ब्रेक होने वाला नहीं है। H2O पूछ रहा है कहीं जाए, तो ना तो इधर जा पाएगा ना तो इधर जा पाएगा, यानी कि कोई भी आंसर आने वाला नहीं है। तो ये सब्सटेंस जो है SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। इसकी बात करें तो अभी भी वही हाल है, OH प्लस लगा हुआ है, H2O से पूछेंगे किधर जाना है तो सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये यहाँ पे जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे बन जाएगा OH प्लस CH3CH2OH, किसके थ्रू हो रहा है, अभी भी SN2 के ही थ्रू हो रहा है। फिर से यहाँ अगर बात करोगे OH प्लस आ जाएगा, H2O से अटैक कराएंगे। अब इधर से तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ब्रेक होने की, इधर से ब्रेक करेंगे और कौन सा डिग्री मिल रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कौन से पाथ को फॉलो करने की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो होगा, यहाँ पे फॉलो होगा SN1, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 2 डिग्री है, ठीक। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, जैसे इसका होगा लेकिन किस पाथ से, SN2 से। इसका होगा ही नहीं, ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा। इसकी बात होगी तो इसका भी किससे होगा, SN2 से ही होगा। इसकी बात करेंगे तो इसका किससे होगा, SN1 से होगा। तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लिखना है और उसके साथ साथ बहुत सारे आंसर्स भी सोचने हैं। हर एक ऑप्शन को प्रॉपरली क्या करना है, एनालाइज करना है। फाइनल पेपर की बात होगी तो हमको पता है कि ये कभी भी जो है ना SN1 देगा ना SN2 देगा, तो सीधे आंसर टिक कर देंगे, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस की बात करेंगे तो शीट पे आप लोग भी रफ शीट पे ऐसे अच्छे से एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक। तो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर इज अनलाइकली टू बी क्लीव्ड बाय कंसंट्रेटेड HBr, कह रहा मतलब किसका वो क्लीवेज नहीं होने वाला है। तो कंसंट्रेटेड HBr की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड HBr में कॉन्सेप्ट क्या था, अगर 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज के साथ क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था SN1 होगा, और अगर कंसंट्रेटेड HBr है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ क्या होगा, SN2 होगा। ये हम लोगों का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक एक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे। अब इस साइड से तो बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं, इस साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो किस पाथ से हम लोग जाएंगे, SN1 के पाथ से जाएंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ फिनॉल बन जाएगा, प्लस यहाँ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन पहले बनेगा। अब इसके बाद Br माइनस का क्या होगा, इसके ऊपर अटैक होगा, तो ये बन जाएगा हम लोगों का CH2Br, ठीक। इसकी बात अगर करेंगे तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा तो OH प्लस बन जाएगा। अब इस साइड में C2H5 है, 1 डिग्री की बात हो रही है, मतलब किस पाथ से जाएंगे हम लोग, SN1 से, यानी कि Br माइनस का अटैक होगा इसके ऊपर और ये बॉन्ड टूट जाएगा। एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे बन जाएगा OH और प्लस C2H5Br। नेक्स्ट अगर इसकी बात करेंगे तो ना तो ये इस साइड से ब्रेक होने वाला है और ना ही इस साइड से ब्रेक होने वाला है, यानी कि ना तो ये SN1 देगा ना ही ये SN2 देगा। इसकी बात करेंगे तो अगेन OH पे प्लस आएगा, यहाँ पे 2 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री हो या 1 डिग्री, Br माइनस क्या जाएगा लेके, SN2 लेके जाएगा। तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, SN2, और यहाँ पे फर्दर क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br लग जाएगा, ठीक। तो हमको आंसर तो अपना आ गया था, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन था, आंसर तो आ गया था। देखो ये वाला क्वेश्चन OPH लगा हुआ ये भी नहीं दे रहा है और ये वाला भी नहीं दे रहा है, अपना आंसर तो आ गया, लेकिन हर एक ऑप्शन को हमने फिर से एनालाइज किया। कंसंट्रेटेड HBr की बात हो रही हो या एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की बात हो रही हो, दोनों कंसेप्ट हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ CH3O(C2H5) विथ 1 मोल HI गिव्स, ठीक है, CH3O(C2H5) इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं, तो ये बन जाएगा CH3O
CH2CH3। अब दोनों तरफ देखेंगे तो ये नॉर्मल CH3 है, ये CH2CH3 है, मतलब 1 डिग्री की बात हो रही है। और अगर 1 डिग्री की बात हो रही है तो प्रोसेस कौन सा फॉलो होगा, SN2 होगा, I- है। अब I- अगर SN2 की बात कर रहा है तो कहां अटैक करना चाहेगा, लेस हिंडर्ड वाले पे। ये वाला कार्बन क्या है, लेस हिंडर्ड है, और ये वाला कार्बन क्या है, मोर हिंडर्ड है। तो अगर इससे पूछा जाएगा I- से आप किसके ऊपर अटैक करना चाहोगे, तो ये किसके ऊपर अटैक करना चाहेगा, ये CH3 के ऊपर अटैक करना चाहेगा। ठीक, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा प्लस CH3CH2OH बन जाएगा। अगर HI एक्सेस में होता तो आगे ये भी CH3CH2I बन जाता, लेकिन ठीक है एक्सेस में नहीं है तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेटेड HI एक्सेस में पूछा हुआ है। अब एक्सेस में पूछा हुआ तब तो बड़ी आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं, यहां भी I लग जाएगा, यहां भी I लग जाएगा, आंसर आ गया। मतलब इस साइड भी I लग गया, इस साइड भी I लग गया, तो CH3I हो गया और ये बन गया दोनों। तो आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर से क्वेश्चंस को हम लोग शुरू से ही ट्राई करेंगे। यहां पे OH प्लस लिखा हुआ है और यहां CH3 लिखा हुआ है। I- की बात हो रही है, एक तरफ 2 डिग्री, एक तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात होगी तो ये कहां जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। पाथ कौन सा फॉलो करेगा, SN2। आपको बेसिक लेवल पे अगर चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है ना, आंसर ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए आपकी। ये यहां पे बनेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, यहां OH लगेगा प्लस CH3I लग जाएगा। ठीक, अपने पास एक्सेस में HI है तो फर्दर इसका प्रोटोनेशन होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा तो OH प्लस बन जाएगा, OH2 प्लस, ये गुड लिविंग ग्रुप। I- है अपने पास, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और फाइनली यहां I लग जाएगा। तो हर एक ऑप्शन का मैकेनिज्म आपको प्रॉपरली लिखना है, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके समझ में आने वाली है, नहीं तो सब कुछ फिर क्या करना पड़ेगा, बैठ के याद करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है। बाकी आंसर शायद आपका आ गया, ये बन गया आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या एनालाइज करोगे, एक ही स्टेप है ना, 4 अलग अलग ऑप्शन एनालाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, SN2 रिएक्टिविटी ऑफ दिस सबस्ट्रेट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन विल बी इन द ऑर्डर एज। SN2 की बात कर रहा है। ठीक है, तो SN2 में हमको ध्यान देना, हिंड्रेंस की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे ये Br लगा हुआ है, इस Br का मतलब है जब अपने पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये अपने पास अगर कुछ इस तरह से है, अब जब अपने पास एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरी तरफ से Br जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। और ब्रेड्स रूल कहता है कि ब्रिज हेड पे sp2 पॉसिबल नहीं है, मतलब यहां पे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनने वाला नहीं है, बनेगा ही नहीं, वो तो वैसे ही अनस्टेबल होता है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें, अगर यहां पे Br है, ठीक है, कुछ सेफ साउंड चल रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो बीटा पोजीशन है वो हिंडर्ड है 3 डिग्री, हाँ ठीक है, 3 डिग्री इस तरह का दिख रहा है, यानी कि हिंड्रेंस इसके पास भी है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, लेकिन ये रिएक्ट कर सकता है। इसकी बात करेंगे हम लोग, तो जब इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट में ये इस तरह से आपके पास प्योर p ऑर्बिटल आ रहा है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ लिविंग ग्रुप, जो भी मतलब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है। और यहां पे अगर आप बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, इस तरह से, तो यहां पे अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू इसको सपोर्ट करेंगे, और रेजोनेंस के थ्रू सपोर्ट करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी किसकी होगी, तीसरे वाले की, उससे कम दूसरे वाले की, और पहले वाले की तो बात ही मत करो, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो 3 2 1 ये अपना ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, अजेम डाइक्लोराइड इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एक्सेप्ट CH3CH2। अब देखो PCl5 के एक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले प्रैक्टिस के लेवल पे बात करें तो आंसर तो हम लोग देख सकते हैं, CH3CHO है, तो जहां पे 2 डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है, यहां से इसको हटा के क्या करना होता है, 2 Cl लगा देना होता है। इसके बाद अगर इसकी बात करें, OH हटा के क्या लगा देना होता है, Cl लगा देना होता है। CH3CO CH3 की बात करें तो जहां डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है वहां 2 Cl लगा देना होता है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है 2 Cl लगा देना होता है। तो आंसर तो हम लोगों का आ गया कि किसमें जो है अजेम डाइक्लोराइड इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एक्सेप्ट। जेम डाइक्लोराइड का मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या बन रहा है, विसिनल बन रहा है, मतलब सॉरी जेमिनल बन रहा है,
एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो जेमिनल, अलग अलग पे लगे हुए हैं तो वेसिनल। अगर इस तरह का कंडीशन है, कोई 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं तो जेमिनल, और अगर एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेसिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जेम डाइहैलाइड, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, जेम डाइहैलाइड, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, जेम डाइहैलाइड, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, वेसिनल। आंसर आ गया। ठीक, लेकिन अगर आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है तो इनके मैकेनिज्म को एक बार अपनी रफ शीट पे जरूर लिखना है। जैसे ये अगर अपने पास ROH हो गया तो ये स्वभाव से क्या ठहरा, ये ठहरा अपने पास, ये ठहरा लुईस बेस, इसके पास लोन पेयर है। और अगर इसकी बात करें, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये क्या ठहरा, लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या करते हैं, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन करते हैं, और लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन करेंगे तो ये ROH प्लस बन जाएगा, यहाँ पे P आएगा, 6 बॉन्ड तो ये बनाने से रहा, ये मतलब निकल जाएगा Cl माइनस। तो क्या होगा फिर यहाँ से P Cl 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 और ये Cl। अब ये जो Cl माइनस था वो इस H को पकड़ेगा और यहां से क्या निकल जाएगा, HCl। तो फाइनली ये बन गया ROPCl Cl। अब ये लोन पेयर, बगल में वैकेंट ऑर्बिटल, अभी तो बाहर से आ रहा था, अंदर से मिल रहा है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो उसको रोकने के लिए Cl निकालेगा, और ये Cl कहाँ अटैक कर जाएगा, R के ऊपर। तो फाइनली क्या बन जाएगा, RCl प्लस POCl3, और शुरू में क्या बना था, HCl। तो जब एक बार आप ये मैकेनिज्म लिखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। और बाकी समझने के लिए ये रहा आपके पास ROH और ये रहा आपके पास PCl5। P पकड़ेगा किसको, ऑक्सीजन को, Cl पकड़ेगा R को, H पकड़ेगा Cl को। ठीक, तो क्या बन गया, RCl POCl3 प्लस HCl। तो ट्रिकी तौर पे ये भी याद हो गया। ऐसे ही अगर आप लोग बात करोगे मैकेनिज्म, प्लीज आप अपनी रफ शीट में साथ साथ में लिखिए, क्योंकि रिएक्शंस ऐसे नहीं याद होने वाले हैं। और खास तौर पे अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही अपने पास अगर RCHO है तो यहां पे इसके पास लोन पेयर है, तो स्वभाव से ये हुआ बेस। PCl5 के पास सुंदर सा काम किसका, लुईस एसिड का, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, O के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, तो ये क्या होगा फिर, यहां से बन जाएगा आपके पास RCO पे प्लस PCl। अब यहां पे PCl6 मतलब PCl5 माइनस आएगा तो एक Cl क्या करेगा, यहां से निकलेगा, और एक Cl अगर यहां से निकलेगा तो किसके ऊपर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा CO वाले के ऊपर। और अगर ऐसा अटैक होगा तो यहां पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिलहाल सारा कुछ एक स्टेप में नहीं करना है तो थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं। RCO प्लस PCl, ये इस तरह से माइनस हो गया और यहां पे H लग गया। ठीक, PCl5 माइनस हो गया। अब यहां से ये वाला एक Cl टूटेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां पे टूट जाएगा। एक ही स्टेप में अलग अलग डायरेक्शन में एरो को नहीं करते हैं, तो इस वजह से एक स्टेप और ले लेते हैं। तो ये CO बन गया और PCl4 लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ठीक, फर्दर वही प्रोसेस, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये वाला बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड बनेगा तो एक Cl यहाँ से फिर निकलेगा और एक Cl निकलेगा तो फिर यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने पास हो गया RC, यहाँ पे OP, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और यहाँ से Cl3 लग गया या Cl माइनस इस तरह से आ गया। तो फर्दर वही फिर से ये वाला Cl एक बार फिर से निकलेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है POCl3। तो यहां से क्या होगा फिर RCCl प्लस POCl3 आ जाएगा। तो जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब फिर से क्या हुआ, ये अपने पास RCOH था, ठीक, और अपने पास PCl5 था, तो PCl5 में 2 Cl थे और ये 3 Cl इधर पड़ा हुआ था, तो ये P ने तो O को पकड़ लिया, बाकी ये जो Cl था इसी के ऊपर आ गया और ये Cl इसी के साथ लग गया। ठीक, तो ये दूसरा वाला मैकेनिज्म हो गया। तो CH3 जो CH3CHO के साथ मैकेनिज्म था, सेम मैकेनिज्म किसके साथ होगा, CH3CO CH3 के साथ हो जाएगा। तो आप लोगों को इन मैकेनिज्म्स को लिख लिख के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सीधे आंसर टिक नहीं करना है। नेक्स्ट, from each of the following pairs select the compound that will react faster with sodium iodide in acetone। ठीक है, तो सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन की बात कर रहा है।
तो यहां पे जो है SN2 की ही बात कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो SN2 की बात कर रहा है तो एक है अपने पास 2 क्लोरोप्रोपेन और एक है अपने पास 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कर रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो यहां पे क्लोरो है और यहां पे क्या है, ब्रोमो है। किसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी अच्छी होगी, ब्रोमो वाले की। तो रिएक्टिविटी किसकी अच्छी होगी, ब्रोमो वाले की, ठीक। दूसरे में 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन में हिंड्रेंस कम होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन में हिंड्रेंस ज्यादा होगा। ये 1 डिग्री वाला है तो इसकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी, यानी कि ए वाले में दूसरा और बी वाले में पहला है, तो ए वाले में दूसरा हो गया और बी वाले में पहला हो गया, ठीक। बस आसान सा है, वही पुराना क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट, ये अपने पास ध्यान से देखो, क्वेश्चन अच्छा है। अगर यहां से देखेंगे तो ये क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यहां पे CH3 और यहां पे H। यहां ध्यान से देखोगे तो इनकी जो पोजीशन है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, ये सिस पोजीशन है। तो इन्वर्जन की बात होगी तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन की बात हो रही है। तो यहां पे अगर OH माइनस SN2 के थ्रू अटैक कर रहा है तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट में इन्वर्जन होगा और आंसर सिस से क्या मिलेगा, ट्रांस। इसका मतलब यहां पे जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। ये CH3 अगर ऐसे ही रहने दिया जाए, ये H ऐसे रहने दिया जाए, तो ये H गया ऊपर और जो OH आया वो आया नीचे। मतलब इस बार H और H अपोजिट साइड हो गए तो ये क्या हो गया, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कोई इसी को और एक तरह से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकता है, वो ऐसे लिख सकता है कि HCH3। लिखने का तरीका ही है। अब ये नहीं कि सर यहाँ तो रिटेंशन हो गया, जहां पे था वहीं पे अटैक हो गया, नहीं, रिटेंशन नहीं हुआ। ये वाले का कॉन्फ़िगरेशन से मैं यहाँ वाले का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, तो एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा और एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, ठीक। तो आप देख लो, बोथ एक बार में H और H यहाँ पे है ट्रांसपोजिशन और यहाँ पे भी H और H ट्रांसपोजिशन। तो आंसर आपका ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। SN2 की रिएक्टिविटी की बात हो रही, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल विल शो मिनिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। देखो, अगर आप न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगर न्यूक्लियोफाइल के पास हिंड्रेंस ज्यादा है तो आसानी से वो अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आपसे बात करें हम लोग CH3O माइनस, CH3CS, CH3O माइनस, CH3C, CH3, CH3O माइनस, इन तीनों में पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी, मतलब रेट ऑफ SN2 पूछा जाएगा तो ये अच्छा SN2 शो करेगा, ठीक। साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा होगा। ये लिखा हुआ है Me3CO माइनस, तो ये हो गया CO माइनस और साथ में 3 अमी लगा हुआ है, मतलब ये बल्की ग्रुप हो गया तो आसानी से अटैक नहीं करेगा। O माइनस अच्छा है। इसकी बात करेंगे Me2CHO माइनस, अगेन ये मिथाइल हो गया, ये O माइनस हो गया इस तरह से। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा क्राउडिंग कहां पे है, सबसे ज्यादा क्राउडिंग इस वाले पे है, और अगर सबसे ज्यादा क्राउडिंग इसके पास है तो मतलब ये आसानी से अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे कम होगी, और वो पूछा क्या है, मिनिमम रिएक्टिविटी। तो मिनिमम रिएक्टिविटी किसका होगा, मिनिमम रिएक्टिविटी ए वाले का होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट, KSH की बात कर रहा है, K प्लस और SH माइनस, यहाँ पे I लगा हुआ है, तो ये अपने पास I, ये अपने पास मिथाइल H, ET और D साथ में H। अब अगर हम SH माइनस का अटैक इसके ऊपर कराते हैं तो आपको पता है कि इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए। तो अगर SH I के जगह पे ही लगा देते हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था सिस ट्रांस वाले में, अगर SH को I वाले पोजीशन पे ही लगा देते हो तो इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, मतलब H यहां आ जाएगा और मिथाइल यहां आ जाएगा। समझ में आया? तो देख लेते हैं, SH यहां आ गया, ये वही रह गया, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो गया, ठीक। यहां देखोगे अगर SH वहीं आ गया लेकिन मिथाइल और हाइड्रोजन का पोजीशन क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात? फिर से देखो, I के जगह पे SH लग गया, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, पलट गया, मतलब ये जिस तरह से आंसर था बाकी सारी चीजें ठीक ठाक वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो NGP।
एनजीपी मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, एनजीपी मतलब हो गया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि अपने पास कार्बन के साथ या एक कोई ऐसा एटम लगा होना चाहिए या ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ग्रुप हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कहां होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये बीटा गामा डेल्टा या उससे आगे के पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक, तो पहला कंडीशन कंपाउंड में लिविंग ग्रुप और एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला कहां होना चाहिए, बीटा गामा डेल्टा या थोड़ा सा उससे आगे के पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक, और साथ में इन दोनों का जो ओरिएंटेशन है यानी कि लिविंग ग्रुप और ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूक्लियोफाइल की बात कर लें, इनका पोजीशन होना चाहिए एंटी पोजीशन पे। किस पोजीशन पे, एंटी पोजीशन पे। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कंडीशन होता है तो अपने पास दो ऑप्शन है, एक बाहर का कोई न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे अगर देख लिया जाए ये लिविंग ग्रुप हो गया, यहाँ पे अपने पास अनशेयर्ड पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो एक तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बाहर से है और ये पास में है, मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इसके कोलाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और बाहर वाले कोलाइड करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। तो ये क्या करेगा, अपना शेयर्ड पेयर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये यहां से निकल जाएगा और इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एनजीपी रिएक्शन मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। और साथ में इसके पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में होगा हम लोगों का इन्वर्जन। क्या होगा, इन्वर्जन। अगर न्यूट्रल है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर अगेन अपने पास जो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल डैश मान लेते हैं, ये इसके पास यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। ठीक, तो एक बार इन्वर्जन यहां पे हुआ, सिमिलरली एक बार इन्वर्जन यहां पे हुआ, तो इन्वर्जन कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए पूरे रिएक्शन के बाद, तो पूरे रिएक्शन के बाद यहां पे क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। क्या हुआ, रिटेंशन। और इस एनजीपी को जो है केमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। तो यहां पे क्या होता है, एंकी मतलब क्या होता है यार, इसको जो है असिस्टेंस भी बोलते हैं। तो एंकी का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी, और मेरिक का मतलब होता है इफेक्ट या ठीक है फिनोमेनन या पार्ट बोल सकते हैं। तो अगर नेवर पार्टिसिपेट कर रहा है किसी रिएक्शन में उसके, तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, एनजीपी रिएक्शन, एसएन एनजीपी पूरा नाम हो जाता है इसका। तो ये कंडीशन आप लोगों को क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो अब देख लो भाई, यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग पार्ट है, यहाँ पे अपने पास लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे होगा ये कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा, सब कुछ कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे एनजीपी के चांसेस हैं। अगर यहां बात करेंगे हम लोग तो इसके पास लोन पेयर है, ये है, साथ में तो है लेकिन ये एंटी पोजीशन पे नहीं है, सिन पोजीशन पे है, मतलब अटैक नहीं होगा। यहाँ पे अकेले सीएल दिख रहा और कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें हमारे कंडीशंस दिख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड HI की बात हो रही है, तो सेम वही अपना पुराना क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसमें, ये बन जाएगा OCH3 प्लस और ये भी बन जाएगा OCH3 प्लस, कुछ इस तरह से। तो अब अपने पास अगर हम लोग बात करेंगे, इस साइड से तो कोई अटैक होने से रहा, I माइनस की बात हो रही है, यहां से तो कोई अटैक नहीं होने वाला है, इसी के ऊपर अटैक होगा। और ये 1 डिग्री टाइप, तो क्या हो गया, यहाँ पे SN2 पाथ से जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, 2 मोल हैं तो एक इसके ऊपर भी अटैक करेगा, तो क्या होगा फिर, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये बन जाएगा OH, OH और 2 मोल ऑफ CH3I। अब अगर हम फर्दर I की बात करें या HI की बात करें, तो इसका कोई प्रोटोनेशन होकर कार्बोकैटायन बनने वाला नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि OH2 प्लस बन जाएगा कार्बोकैटायन बन जाएगा, रिंग के साथ क्या है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये स्टेबल है यहीं पे। ठीक, इसके आगे नहीं जाने वाला है। तो वैल्यू ऑफ X इन द गिवन रिएक्शन, तो 2 मोल यहाँ यूज हो गया बस, तो कितना हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट OCH3 कंसंट्रेटेड HI, वैल्यू ऑफ X कंज्यूम, तो फिर से वही, अच्छा इस बार वही नहीं है, इस बार कंडीशन अलग है। देखो
यहाँ पे OH मिल गया था, यहाँ पे OH मिल गया था, 2 मोल CH3I मिल गया था। अब अपने पास 2 OH लगे हुए हैं, ठीक। अब 2 OH लगे हुए हैं तो क्या होगा, इसका भी रिएक्शन होगा, 2 मोल HI कंज्यूम होगा और यहाँ से एक बार I लग जाएगा और यहाँ पे भी एक बार क्या लग जाएगा, I। तो कितने मोल हो गए, 2 मोल यहाँ से हो गए, मतलब ये वाला 1 मोल इसके साथ, 1 मोल इसके साथ, फिर फर्दर इनके साथ 2 मोल, तो 4 मोल। अब अगर विसिनल पोजीशन पे 2 I ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप, तो यहां से जो है ये I2 रिलीज हो जाता है और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कितना, 4 मोल हुआ था। अब एल्कीन का जब फॉर्मेशन होगा तो ये HI फिर से अटैक करेगा H+ और I-, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो H+ को पकड़ेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो फर्दर I- अटैक करेगा और यहाँ पे I बन जाएगा। तो कितने मोल हो गए, 5। मतलब पहली बार जब ये ब्रेक हुआ तो 2 मोल ऐड हुआ HI और उससे क्या बन गया आप लोगों का, उससे बन गया OH, इससे बन गया OH और +2 CH3I। अब फर्दर 2 मोल से रिएक्ट किया इसने HI ने, तो ये बन गया विसिनल डाइआयोडाइड। तो 2 कितना हो गया, 4 मोल। बाकी का सामने आपके लिखा हुआ है। तो टोटल कितने मोल इन्वॉल्व हो गए, टोटल इन्वॉल्व हो गए आपके 5 मोल HI इन्वॉल्व हो गए। ठीक, समझ में आया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, कंसीडर द रिएक्शन ऑफ HI विद द फॉलोइंग। तो ये अपने पास रिएक्शन कराया जा रहा है HI का इसके साथ। तो यहां पे अगर आप देखेंगे सेम रिएक्शन है, साइक्लिक सिस्टम में है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पे OH+ बन जाएगा। अब OH+ बनेगा तो क्या होगा, फिर से बॉन्ड टूटेगा, वही 2 डिग्री वाला काम है, तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा इस तरह से, यहां पे OH बन जाएगा और यहां से क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक। अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो क्या होगा, फिर से वही H+ आएगा, प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन करेगा तो OH2+ बन जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये फिर से टूट जाएगा। अब यार टाइम देना पड़ेगा ना आपको एक एक मैकेनिज्म पे, हर एक मैकेनिज्म को प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइआयोडाइड का, मतलब पहले वाले में डाइआयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर बात करोगे तो OH पे प्लस आएगा, I- का फिर से अटैक होगा, इस साइड तो भूल जाओ, एराइलिक ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, अटैक इस साइड होगा, कौन सा पाथ होगा, SN2 होगा। तो यहां से बन जाएगा अपने पास OH और यहां से फर्दर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, I। अब वो OH HI से रिएक्ट करने वाला नहीं है, मतलब यहां पे डाइआयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें हमको लगता है 50 to 60% प्रॉब्लम सिर्फ किसके हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर और दूसरा HI के साथ उसका रिएक्शन। 50 to 60% क्वेश्चंस उसी के हैं। तो आपको मैकेनिज्म के साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है ना, हवा में प्रैक्टिस नहीं करनी है। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, ये सारा प्रॉब्लम किसके बेस पे है, SN1 के बेस पे है। अब इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी ये जो भी प्रॉब्लम्स थे अपने SN2 के, इनको अच्छे से हमने सीखा, और आपको अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा थैंक यू MSc सर एंड टीम, जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में SN1 रिएक्शन के साथ।